नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय रंजन। 13 मई को झारखंड में प्रथम चरण का चुनाव होना है। झारखंड के 4 सीटों पर चुनाव होना है। खूंटी, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पलामू सीट पर चुनाव होना है। नामांकन का दौर जारी हो चुका है। आज का दिन काफ़ी खास रहा क्योंकि आज कई बड़े नाम, बड़े चेहरे, बड़े राजनीतिक दल के चेहरों ने आज नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद शक्ति प्रदर्शन भी किया है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने नामांकन किया। उनके नामांकन करने के बाद एक नामांकन जनसभा का भी आयोजन किया गया जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं काली चरण मुंडा, उनके तरफ से भी नॉमिनेशन फाइल किया गया और उनके नॉमिनेशन फाइल करने के बाद एक रोड शो किया गया और उस रोड शो में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावे बात करें सिंहभूम की, तो आज जोबा मांझी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। उनके नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों मौजूद रहीं और उसके बाद वहां भी एक शक्ति प्रदर्शन किया गया। कल गीता कोड़ा नामांकन दाखिल कर चुकी थी। वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे और कल भी एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था। आज के इस लाइव वीडियो में मैं और संजय दोनों इस मसले पर बात करेंगे। फोन लाइन पर पांडे जी भी जुड़ेंगे कि आखिर खूंटी की राहें बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें हैं या फिर कितने आसान होनी है, तब जबकि पिछली बार महज 1400 वोटों के अंतराल से अर्जुन मुंडा चुनाव जीत पाए थे। और वहीं पिछली बार सिंहभूम सीट पर गीता कोड़ा कांग्रेस की उम्मीदवार थी और वो चुनाव जीती थी और इस बार वो भाजपा में आ गई हैं और वहाँ पिछले दिनों उनका एक विरोध भी हुआ था आदिवासी संगठन के लोगों के तरफ से। तो अब इन दोनों सीटों पर क्या कुछ समीकरण रहने वाला है, क्या कुछ होगा, इसी मसले पर बात करेंगे। संजय, आप खूंटी में दिन भर मौजूद रहे, क्या कुछ देख पाए? दोनों का शक्ति प्रदर्शन, दोनों यानी कि बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी, दोनों के शक्ति प्रदर्शन में कौन मजबूत दिखा आपको? नहीं, देखिए, मजबूत कौन दिखा है इस पे तो हम लोग लाइव में डिस्कशन करेंगे ही। और जाहिर सी बात है कि जब हमने हेडिंग में यह लिखा है कि अर्जुन मुंडा के लिए जो है राहें वो मुश्किल भरा है, आसान नहीं है, इसके पीछे के जो इतिहास हैं खूंटी के, खास करके 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो भी एक वजह है और वो एक मजबूत वजह है क्योंकि वो एक जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था इंडिया अलायंस के लोगों के भीतर, वो आज खूंटी के शक्ति प्रदर्शन में भी निकल करके सामने आया। और आप देखिए कि जैसे ही अर्जुन मुंडा ने नामांकन दाखिल किया, अर्जुन मुंडा के साथ बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, विद्युत बरन महतो और कई ऐसे चेहरे जो है वहाँ पे मौजूद थे। अनंत ओझा गए हुए थे और उनके सारे लोग बाकायदा समाहरणालय से निकल करके पदयात्रा करते हुए ये लोग जनसभा तक पहुँचे। राजनाथ सिंह भी आए इस कार्यक्रम में और बाकायदा राजनाथ सिंह ने जो बातें कही, बाकायदा मन से उन्होंने एक बात कही जो नोटिसेबल है, उसको आप मतलब अगर गौर करने लायक बात है कि फॉलो पर सुन भी सकते हैं। हाँ, सुन भी सकते हैं, जिसमें बाकायदा वो यह कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं राज्य में वो बाबूलाल मरांडी ही हैं और उनके साथ सुदेश महतो भी मौजूद हैं। तो ऐसे में अर्जुन मुंडा को कौन हरा सकता है? तो एक चीज़ तो है कि इस तरीके की बातें अगर नामांकन के दिन ही अगर यह कहा जा रहा है कि इनको हरा कौन सकता है, तो ये शब्द का ही प्रयोग थोड़ा सा ये लगता है कि कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी जरूर है। ये तो कॉन्फिडेंस और दिखाता है ना, ये तो। नहीं, ये दिखाता है कि थोड़ा जो है कमी है। और कमी की वजह क्या है? वजह कई सारी हैं जो हम लोग गिनवाएंगे और उससे फिर स्पष्ट होगा कि दरअसल खूंटी में जो लड़ाई है वो कितना टफ है अर्जुन मुंडा के लिए और बीजेपी के लिए। आप ये देखिए कि वहाँ पे अर्जुन मुंडा जो हैं 5 साल से वहाँ पे सांसद हैं। पिछली दफ़ा जब वो जीते, जैसा कि आपने इंट्रो में भी कहा कि मात्र 1400 वोट से ही जीत पाए थे। 1445 वोट से टोटल वो चुनाव जीते थे। काफ़ी आज जब रोड शो हो रहा था तो गुलाम अहमद मीर से बहुत कम ही समय बातचीत हो पाई, 2-3 लाइन। तो उन्होंने पहला लाइन यही कहा कि पिछली बार हराया गया जानबूझकर
हम लोग जीते हुए थे 1400 वोटों से, लेकिन इस बार हम लोग 1,40,000 वोट से जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल उनका दावा करने का अधिकार बनता है, लेकिन हराया गया ये पॉलिटिकल पार्टियां आरोप लगाती हैं वो हारे, 1445 वोट उनको कम मिला और यही वजह है कि वो चुनाव हारे और अर्जुन मुंडा पिछली दफा चुनाव जीते। दो तरीके की चीजें हैं, एक तो ये कि अर्जुन मुंडा 5 साल तक सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जनजातीय विभाग उनके पास था, लास्ट में कृषि मंत्रालय भी उनको मिला। तो अब क्या वो अपने काम को जो है वहाँ पर गिना करके वोट मांग रहे हैं, किस तरीके का उनको समर्थन मिल रहा है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लोगों ने जो देखा और जो अनुभव किया आप सन्नी, आप वो ये देखिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें कई सारी नाराजगी है अर्जुन मुंडा को लेकर के। एक वजह ये तो जरूर है कि भाई 1445 वोटों से वो मात्र जीते हैं, तो आसानी से कोई भी समझ सकता है कि इसका मतलब है कि जो सामने वाला भी जो उम्मीदवार है वो कमजोर नहीं है, जबरदस्त फाइट है। लेकिन इसके अलावे भी कई सारे बातचीत है जिसको लेकर के वहाँ पे विरोध चल रहा है। सबसे पहला जो विरोध हो रहा है, अगर गांव के इलाकों में अगर आप जाकर के बातचीत करेंगे, और कहाँ विरोध हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ विरोध मतलब कि प्रदर्शन नहीं हो रहा है, विरोध जिसको लेकर के बातचीत हो रही है। बातचीत क्या हो रही है कि मुंडा में भी जो बांटने की कोशिश है, अब इसमें पास कौन हो रहा है, फेल कौन होगा, वो बात की बात पता चलेगा। लेकिन अर्जुन मुंडा को बताया जा रहा है कि ये पातर मुंडा है और मानकी मुंडा की संख्या वहां पे ज्यादा है, तो ये एक मुद्दा बन गया है वहां पे। और ये मुद्दा अगर बनता है, आप देखिए ना कि किस तरीके से आदिवासी समाज में भी, जैसे चाईबासा में हो का एक मसला है, आप दुमका तरफ जाएंगे तो संथाली आदिवासी की बातचीत होती है। तो यहाँ तो खूंटी तो वैसे मुंडा बहुल क्षेत्र है, लेकिन मुंडा में भी उसका बाइफर्केशन करना अलग अलग तरीके से, अब चूंकि राजनीति करने वाले लोग तो जोड़ने की बात करते नहीं है, बांट करके ही राजनीति कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें वहां पे चल रही है, इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे हैं। दूसरा जो महतो जाति का जो एक सबसे बड़ा डिमांड रहा एसटी में शामिल करने को लेकर के, और वो जिस तरीके से चीजें सामने निकल करके आई कि अर्जुन मुंडा जो है उस तरीके प्रमुखता से जो है इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे पाए, और उसमें कई सारी जो वजहें बताई जा रही है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो अर्जुन मुंडा को नुकसान करा सकता है। पिछले दिनों जो लोग भी, जो संगठन हैं जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि अर्जुन मुंडा जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तब वही यहाँ से प्रपोजल भेजे थे, लेकिन अब जब सेंट्रल में वो खुद मंत्री बने हैं तब वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई प्रपोजल गया ही नहीं है। और इसी का विरोध उन लोगों ने जताया था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि अर्जुन मुंडा को हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं करेंगे। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा कोई बयान नहीं आया। ऐसा लगता है कि कोई बातचीत हुई हो या फिर आगे इनके पक्ष में कुछ करने का आश्वासन मिला हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल देखिए, वो तो पाटने की कोशिश हो ही रही है ना, जैसा कि आपने कहा कि कहाँ प्रदर्शन हो रहा है, तो ये मैंने कहा कि विरोध हो रहा है। विरोध करने का मतलब जरूरी नहीं है कि सामने से प्रदर्शन ही किया जाए, अंदर अंदर कई सारी चीजें चलती हैं। और खूंटी का जो इलाका है, आप देखिए कि वहाँ बहुत जल्दी, बहुत मतलब बाद में आकर के लोग जो है सामने से प्रोटेस्ट करने में जुटते हैं, पहले अंदर से एक चीजें तैयार होती है। और आप जहां तक बोल रहे हैं कि फिर से महतो जाति की तरफ से कोई विरोध का बातचीत सामने नहीं आया, यही वजह है कि आप देखिए कि सुदेश महतो आज खुद मौजूद रहे उस नामांकन सभा के दौरान। वो तस्वीरें, विद्युत वरण महतो वहां पे रहे। तो कई सारी चीजें हैं जो संकेत देने की कोशिश होती है। हालांकि एक चीज का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सारा राजनीति में अगर आप उठते हैं बैठते हैं, उससे भी मतलब उसका निकाला जाता है, आपका एक समीकरण होता है। बिल्कुल। थोड़े दिनों पहले आप देखे होंगे कि ओडिशा के जो राज्यपाल हैं रघुवर दास, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जब जमशेदपुर अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए थे अपने घर पे, वहाँ पे भी अर्जुन मुंडा ने उनके घर पे जाकर के मुलाकात की, जबकि यह माना जाता है कि उन दोनों का जो संबंध है वो बहुत मधुर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कई सारी चीज़ें हैं, चूंकि खूंटी का जो इलाका है वहाँ पे वैश्य समाज के भी लोग हैं, तो एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। और आप खूंटी में बीजेपी के जो लोग हैं वो भी यह मान करके चल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा की जीत तभी सुनिश्चित हो सकती है जब जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं या फिर जो छोटी छोटी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं और उनका थोड़ा बहुत प्रभाव है,
जैसे अगर आप झारखंड पार्टी की ही बात कर लें तो उनके कैंडिडेट्स हों या फिर एक और जो पार्टी है आदिवासी समाज भारत या कुछ इस टाइप का जो पार्टी है उनके कैंडिडेट हैं और जो कुछ निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं, तो अभी आप देखिए ना कि हम लोग अर्जुन मुंडा जी की जो सभा हो रही थी उसमें जब हम लोग मौजूद थे, कार्यक्रम कवर कर रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए लोग ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि सारा जो समीकरण तय होगा जीत का, उसमें इन लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लोग कितना वोट ला पाते हैं। जितना ज़्यादा वोट ये लोग लाएंगे उतनी ही आसानी से इनकी जीत सुनिश्चित होगी। सारे लोग बीजेपी के ये मान रहे हैं कि खूंटी का जो मुकाबला है वो काफ़ी टफ है और अर्जुन मुंडा के लिए जो है जीत की जो राहें हैं वो इतनी आसान नहीं है। और अब देखिए कि अब होता क्या है, क्योंकि एक एक दिन में तो सारी चीज़ें बदलती है। 13 मई को मतदान होना है, इसके पहले कोशिशें भरपूर हो रही है। अर्जुन मुंडा बैठे हुए नहीं है, बहुत ही सधे हुए नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री अभी हैं मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो आप देखिए कि वो लगातार इस प्रयास में है कि कैसे जो है ये जो माहौल एकदम मुश्किल सा जो दिख रहा है अर्जुन मुंडा के लिए, उसको कैसे आसान बनाया जाए। दूसरी तरफ अगर आप कालीचरण मुंडा के लिए बात करते हैं तो कालीचरण मुंडा के प्रति एक जो है सॉफ्ट सा एक कॉर्नर है लोगों के मन में, वो ये है कि ये पिछली दफा चुनाव जीत रहे थे, जैसा कि आप मीर गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, जिनके बयान को आप कोट कर रहे थे इस लाइव में, जैसा कि वो दावा कर रहे थे कि हम तो पुराने ही पिछली बार ही चुनाव जीत गए थे, लेकिन हमको हराया गया जिताया गया, ये तो सब कुछ डाटा पे तय होता है। कोई हराया जिताया है नहीं, जो वोट देगा जिसको वोट मिलेगा जीतेगा। लेकिन परसेप्शन की खेल है सारा कुछ, और परसेप्शन क्रिएट करने में जो है कांग्रेस के लोग खूंटी में खास करके सफल हैं कि इनको हरा दिया गया। मात्र 1445 वोट से ही अर्जुन मुंडा जीते थे। तो एक मैसेज जरूर यह देने में ये लोग सफल हैं कि भाई पिछली दफ़ा तो मात्र 1200-1400 वोट से ही हम पीछे रह गए, तो इस बार थोड़ा सा जोर लगा देंगे तो हम लोग जीतेंगे। आप देखिए कि ज़्यादातर जो सीटें हैं, चूंकि 1445 वोट से जीते थे अर्जुन मुंडा, तो जाहिर सी बात है कि एक आध विधानसभा तोरपा से संभवतः वो पिछली दफ़ा लीड किए और वो उनको जीत मिली। ज़्यादातर जगहों पे वो पीछे ही रहे। इस बार उनकी कोशिशें हैं कि सारे लोग इकट्ठे हों। हालांकि पिछली दफ़ा ये महतो का जो मामला है, महतो जाति का, वो नहीं था, फिर भी इतना टफ फाइट था। लेकिन वो पिछली दफा पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे। तो ये अभी एक संजय आया है कि आखिर कितने कैंडिडेट ने अभी तक नॉमिनेशन कर दिया है खूंटी में। तो ये पास्टर संजय कुमार तिर्की हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इन्होंने नॉमिनेशन किया है। इसके अलावे बबीता कच्छप हैं जो भारत आदिवासी पार्टी की कैंडिडेट हैं, इन्होंने नॉमिनेशन किया है। आज फिर 2 नॉमिनेशन हुआ, अर्जुन मुंडा जी ने किया, कालीचरण मुंडा जी ने किया। ये कुल अभी 4 नॉमिनेशन खूंटी में अब तक हो चुके हैं, जो डीसी ऑफिस से जो जानकारी अभी दी गई है, जो बताई गई। मतलब झारखंड पार्टी से अब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है इसके, लेकिन उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। हाँ, ऐसी चर्चा है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि इन सब चीजों के आधार पे ही तय होगा कि खूंटी में होना क्या है। अभी तो हालांकि इंतजार करना होगा, नामांकन का आज था। अब आप एक देखिए कि शक्ति प्रदर्शन चूंकि दोनों तरफ से आज किया गया, उसमें भी कई सारी चीजें निकल करके आई। अगर भीड़ के तुलनात्मक भी अगर हम लोग बातचीत करें तो आप तो दोनों जगहों पे थे, आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो है दुगनी भीड़ थी इंडिया अलायंस के। मुझे लगता है कि दोनों में ठीक थी। अगर रोड शो देखिएगा दोनों का, क्योंकि रोड शो पहले शुरू हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ से कालीचरण मुंडा के पक्ष में, जब चंपई सोरेन पहुंचे वो गाड़ी पर सवार हुए, और उसके बाद तमाम बड़े नेता गाड़ी पर सवार हुए। सुबोधकांत सहाय भी थे, गुलाम मोहम्मद मीर भी थे, राजेश ठाकुर भी थे, आलमगीर आलम भी थे, बन्ना गुप्ता भी थे। तो ये तमाम नेता मौजूद थे, और उसके बाद रैली इनका जो रोड शो है वो शुरू हुआ। अर्जुन मुंडा पहले ही रोड शो कर लिए थे। वो नॉमिनेशन करके जैसे ही निकले, शुरू में चूंकि वो नॉमिनेशन किए, और नॉमिनेशन करने के बाद वो मैदान से फिर रोड शो करते हुए, जहां पर नामांकन जनसभा होनी थी, जहां राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, वहां तक वो इकट्ठा हुए थे, वहां तक पहुंचे। उस समय भीड़ थी, और मुझे लगता है कि तुलनात्मक देखिएगा तो दोनों लगभग बराबर या ठीक ठाक, थोड़ा सा कम बेसी। अब बीजेपी के लोगों का तर्क ये है कि अगर उनसे कहिए कि आपके सभा में भीड़ कम थी, चूंकि रास्ता एक ही था और एक ही गली में दोनों का कार्यक्रम था,
तो सड़कें जो है जाम कर दी गई, कई लोगों को या तो जाने नहीं दिया गया या जा नहीं सके, आप भी उसी जाम में फंसे हुए थे। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अब बीजेपी के लोग ये लॉजिक जब दे रहे हैं सनी, तो जाहिर सी बात है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे ना। जब हम लोग तो दोनों थे मौजूद और वहां पे जब बातचीत कर रहे थे तो वो लोग तो एक्सेप्ट कर रहे थे कि भीड़ क्यों कम हुई, उसके पीछे की वजह उन्होंने बताई। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमने जो देखा, वजह चाहे जो भी हो, भीड़ इंडिया अलायंस के जो सभा थी उसमें ज्यादा भीड़ थी और यहाँ तक लोकल भी थे, हाँ लोकल भी ज्यादा थे। खूंटी के जो जहाँ से खूंटी के बीजेपी के विधायक हैं वहां से भी भीड़ कम रही बीजेपी की सभा में। तो इस तरीके की चर्चा थी। अब चर्चा क्यों थी इसके चूंकि दर्शक जो हैं वो काफी समझदार हैं, वो अपने हिसाब से समझेंगे, लेकिन खूंटी का जो माहौल है, और देखिए दरअसल ये हम लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं कि अर्जुन मुंडा के लिए राहें मुश्किल है, जीत की राहें, वो इसलिए चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि कालीचरण मुंडा अर्जुन मुंडा के 5 साल तक मंत्री रहने के बावजूद इस बार भी जबरदस्त फाइट देने की स्थिति में है। पहली दफा जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे अर्जुन मुंडा, उस समय तो दोनों प्रत्याशी थे। हाँ, दोनों प्रत्याशी थे। केंद्रीय मंत्री, इस बार वो केंद्रीय मंत्री हैं, सामने लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं अपने देश के, उनके भरोसेमंद हैं। आप देखिए ना, कृषि विभाग में उनको दिया गया। लेकिन एक समीकरण ये बदला कि उस समय यहाँ पर सरकार भी शायद बदली थी। नहीं, पिछली दफा सरकार रघुवर दास की थी, इस बार चंपई सोरेन की सरकार है। आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इस बार कई सारी चीजें बदली है, बावजूद इसके कालीचरण मुंडा फाइट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए देश भर में 400 पार का नारा लगा हुआ है। ऐसे ही विपक्ष जो है डरा हुआ है कि क्या वाकई में हम कुछ सीटें जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। झारखंड में 14 सीटों का नारा है। अब इन नारों के बीच में अगर कोई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और फाइट जबरदस्त दिखाई दे रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ वाकई में लड़ाई हो रही है यहाँ पे और बहुत आसान नहीं है। जो पहले से जीते हुए हैं, मंत्री हैं, पावरफुल हैं, बावजूद इसके जो है लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि आप जो है ये बोल सकते हैं कि खूंटी तो बीजेपी जीत गई। खूंटी में लड़ाई है और टफ है, पिछली बार की तरह ही है। बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है। और पिछली बार के समीकरण से इस बार का जो समीकरण है वो और ज्यादा पेचीदा हो गया है, इस वजह से क्योंकि महतो जाति के लोग अर्जुन मुंडा से नाराज हैं। तो ये सब चीजें जो है, और जो न्याय महारैली हुई उसमें कहा गया कि हेमंत सोरेन जेल गए हैं, उससे आदिवासियों में नाराजगी है। ये सवाल मैंने अर्जुन मुंडा जी से पूछा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग उलगुलान का प्रयोग ही जो है गलत कर रहे हैं और खुद के लिए कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो सैद्धांतिक बातें और इस तरीके की बातें सही है उनके अपनी जगह पे, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं जो सभाओं में जो सुनने आते हैं अपने नेताओं का भाषण, क्या वो शब्दों के इस तरीके शब्दों का अर्थ क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो उस हिसाब तक जाकर के सोच पाते हैं, समझ पाते हैं? वो तो अपने नेता का भाषण सुनते हैं, वो उलगुलान मतलब समझ रहे हैं कि भाई एकदम बदला लेना है, न्याय दिलाना है। तो इस तरीके से अब ठीक है, अर्जुन मुंडा जी के भी अपने लोग हैं, उनको वो अपने समझाने में सक्षम रहते हैं और सब समझाते भी हैं। तो देखिए कि अभी फिलहाल जो चीज़ें हैं, जिन आधार पे हम लोगों ने इस खबर की चर्चा की शुरुआत की, वो सब मैंने गिनवाया और आपको बताया कि कैसे जो है यहाँ पे फाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-3 चीज़ें जिसपे आज सुदेश महतो को ला करके नामांकन के दौरान, विद्युत वरण महतो को ला करके नामांकन के दौरान यह प्रयास जरूर किया गया कि देखिए हमारे साथ जो है, प्रयास नहीं, ये तो एनडीए गठबंधन की एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है। अब देखिए कि हर एक सीट पर सुदेश महतो जा रहे हैं। सुदेश महतो जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो के नॉमिनेशन में गए थे। नहीं बिल्कुल गए थे, यहाँ भी गए और बाकी जगह भी जाएंगे। तो क्या ये चर्चा नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल अगर महतो जाति बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आपके खिलाफ और वहां पे महतो जाति की भी एक संख्या है, आप बहुत कम अंतराल से जीते हैं चुनाव, तो एक एक वोट मायने रखता है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी चीजें आएंगी तो चर्चा तो होनी ही है। और अगर वहां सुदेश महतो गए हैं, तो अगर हम और आप जब इस बात पे बल दे रहे हैं कि सुदेश महतो मौजूद थे, विद्युत वरण महतो मौजूद थे, तो उनके मौजूदगी से बेनिफिट्स और जो लॉस होना है, उन दोनों चीजों पे भी तो चर्चा होगी। तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, संजय बता रहे हैं कि आखिर क्यों
अर्जुन मुंडा के लिए ये राहें जो है मुश्किलें दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि खूंटी का सीट जो है वो मुश्किल हो जाएगा। एक एक करके ये बता रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि सिंहभूम सीट पर जहां से आज जोवा मांझी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो उम्मीदवार हैं, वहां पर कल्पना सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी मौजूद रहीं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद मौजूद रहे और एक सभा का भी वहां पर संबोधन उन लोगों ने किया। वहाँ पर हमारे सहयोगी मनोज पांडे, सूरज ठाकुर और ऋषभ गौतम मौजूद हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। पांडे जी, कल गीता कोड़ा नॉमिनेशन फाइल की थी, आज जोवा मांझी फाइल की हैं। दोनों के नॉमिनेशन फाइल करने और उसके बाद के शक्ति प्रदर्शन में क्या बेसिक अंतर आपको दिखा? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। हाँ। तराजू अभी एकदम वर्टिकल 90 डिग्री पर खड़ा है। अगर नॉमिनेशन के तौर पे देखे तो एक तरफ कोशिश हो रही है कि भाई आदिवासियत की बात कही जाए, जोवा मांझी को जिस तरीके से उतारा गया उनके पति के बारे में बताया जाए, या फिर हेमंत सोरेन ने जो काम किया है इस दौरान उसके बारे में बताया जाए। और यहाँ जो 6 विधानसभा है इस लोकसभा में, 5 में जेएमएम के विधायक है और 1 में कांग्रेस के विधायक है, तो वो चीज को उन पे जिम्मेदारी दी गई है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है कि सबको ही अपने अपने विधानसभा से इनको अच्छी खासी मार्जिन से लीड कराकर जिताया जाए। लेकिन कल तक ये जैसे माना जा रहा था कि हो और संथाल, तो यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी में है, मेजर जिनका वोट बैंक है, तो उसमें हो का 70% वोट बैंक है और 30% मान लीजिए तो संथाल का और अदर्स का है। तो वो जो माना जा रहा था कि एक तरफा हो रहा है, वैसा दिख नहीं रहा है। एक तरफा मतलब कि लीड में रहेंगी गीता कोड़ा, हाँ। वैसा दिख नहीं रहा है। कल तक जिस तरीके से, जब तक जोवा मांझी का चूंकि बहुत बाद में नाम का अनाउंसमेंट हुआ और लगभग उससे कई दिन पहले गीता कोड़ा का अनाउंसमेंट हो गया, तो उस समय तक ये जो चर्चा कही जा रही थी कि कोई नहीं है, मतलब इस तरीके से जब तक हो समुदाय के लोग नहीं आएंगे ऐसे नहीं होगा, मतलब एक तरफा होगा फाइट, वो देखने को फिलहाल नहीं मिले। फिलहाल दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन इसमें खेल बनाने और खेल बिगाड़ने का काम जो है वो निर्दलीय की भूमिका होगी, क्योंकि 19 पर्चा अभी तक खरीदा गया है, 3 ने नॉमिनेशन कर दिया है। तो आप वो कितना वोट बैंक काटते हैं और वो किसका वोट बैंक काटते हैं। हालांकि हो युवा समाज जो है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है यहाँ, और उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि जेएमएम के तरफ से हो का उम्मीदवार क्यों नहीं दिया गया, जबकि यहाँ पे हमारी आबादी बहुत अच्छी खासी है। लेकिन जेएमएम जो फिलहाल है, यहाँ पर जो उनकी रणनीति है वो ट्राइबल एज ए होल लेके चल रहे हैं। ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की बात वो लोग अपने प्रचार में कर रहे हैं। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा फिलहाल सामूहिकता की बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक जाएगा वो भी अपने रणनीति को में बदलाव लाएंगे और हो वर्सेस संथाल की बात को प्रचार प्रसार ज्यादा करेंगे। अब फिलहाल पांडे जी, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं दर्शकों को कि गीता कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं, पिछले दफ़ा भी चुनाव जीती और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीती थी, इस बार बीजेपी में गई और बीजेपी ने टिकट दिया है। हो कि बड़ी आबादी होने के बावजूद आप जब ये बोल रहे हैं कि जोवा मांझी फाइट में आ गई हैं और बराबर की टक्कर है अगर नामांकन की स्थिति को देखा जाए तब तो ये बड़ी बात है इंडिया अलायंस के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट उनके लिए तो एक तरीके से ये वरदान जैसा है। लेकिन आप वो समझिए कि जब पिछली बार जीत दर्ज किया गया तो वहां पे मात्र 72,000 का डिफरेंस से गीता कोड़ा ने इस सीट को जीता, जबकि वो कांग्रेस की उम्मीदवार थी जी। और गीता कोड़ा जब कांग्रेस की उम्मीदवार थी तो जो 2 वर्ग है वो है मुस्लिम
और क्रिश्चियन, ये समुदाय का जो वोट है वो तो मतलब एक प्लस पॉइंट गया उनके तरफ। हाँ। अब जैसे ही वो बीजेपी में वो चली आई तो ये दोनों समुदाय का वोट बैंक तो उनके हाथ से खिसक गया। हालांकि उनके साथ कई लोग जो मुस्लिम समुदाय के भी लोग उन प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, गीता कोड़ा के साथ दिख रहे हैं, लेकिन वो वोट टर्नअप होगा या उसका एक मतलब परसेंटेज से भी कम वोट मिलेगा, वो एक इशू है। दूसरी बात यह है कि पूरे कोल्हान में एक भी बीजेपी का कोई भी विधायक या सांसद नहीं है। पहली बार चूंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जब बीजेपी ने 14 में 12 सीट भी जीता तो भी उनके लिए एक तो राजमहल और दूसरा चाईबासा, ये जो पश्चिमी सिंहभूम सीट है, ये टफ रहा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जेएमएम को भी हराने का है, बागुन सुमरई को भी हराकर मधु कोड़ा बने, फिर उनकी पत्नी बनी। लेकिन आप सिर्फ ये अगर मुद्दा रहता तो कृष्णा मांडी भी यहाँ से सांसद बने, वो आते हैं संथाल समाज से। तो ये फैक्टर को जोड़ा जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो बीजेपी की रणनीति है और जो जेएमएम की रणनीति है, अब वो डोर टू डोर कैंपेन पे ही पता चल पाएगा कि किसके पक्ष में ज्यादा रुझान है या कम रुझान है। दोनों का नॉमिनेशन में जो उमड़े समर्थकों की भीड़ देखे तो आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों तराजू में एकदम बराबर हैं। मतलब लड़ाई खूंटी की तरह वहां भी बहुत टाइट है। एकदम बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि अभी दोनों 50-50 में है। लेकिन यहाँ पांडे जी एक चर्चा है कि मधु कोड़ा और फैमिली जो है अपने दम पर वहाँ लीड बनाए हुए हैं और अपने दम पर ऐसा लग रहा है कि वो पिछली बार की तरह या फिर उससे भी पहले जब निर्दलीय भी लड़ी थी गीता कोड़ा, जो वोट आते रहता है, उस दम पर बीजेपी के लिए वो सीटें आसान हो सकती है। देखिए, बीजेपी के पास एक अपना वोट बैंक है हाँ। यहाँ पर, और जेएमएम के पास एक अपना वोट बैंक है। जेएमएम के पिछले बार के प्रत्याशी को देखें, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़िए, मधु कोड़ा गीता कोड़ा का भी एक अपना वोट बैंक है। देखिए, गीता कोड़ा या मधु कोड़ा दोनों एक ही वोट बैंक हाँ, है। तो वही एक नहीं जोड़ के बोल रहे हैं, क्योंकि आप बोले कि बीजेपी का अपना वोट बैंक है, जेएमएम का अपना वोट बैंक है, तो तीसरा कोड़ा परिवार का भी एक अपना वोट बैंक है। बिल्कुल, कोड़ा परिवार का अपना वोट बैंक है और ग्रामीण इलाकों में उस बात को देखा जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ जो वोट बैंक जुड़ा रहता है, जब आप पार्टी बदलते हैं तो वो 100% वोट बैंक आपके तरफ नहीं जाता। 2+2 4 होगा, ये मैथ का फॉर्मूला है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री है, हमेशा चेंज कर जाता है। लेकिन आप कहेंगे तो अभी पलड़ा भारी है, पर इसके पिछले चुनाव की बात करें, जब मैं पिछले चुनाव में आया, किसका पलड़ा भारी है? किसी का नहीं, अभी दोनों बराबर है। बराबर है। मतलब किसी का भारी या किसी का कम ऐसा नहीं कह सकते कि इनका भारी है या इनका कम है। अगर नॉमिनेशन के दौरान जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो सभा में भीड़ उमड़ी, उसमें आप देखेंगे तो दोनों के दोनों बराबर है। लेकिन अब इसका आप एक दूसरा रूप भी देखिए। दूसरा रूप ये है कि यहाँ पर हिंदी भाषी लोग कम है। ग्रामीण मतलब अगर शहर में एक छोटा सा वर्ग छोड़ दें तो आपको हिंदी अगर अंदर गांव में बोलेंगे तो शायद लोग आपको उतना रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे हो भाषा में ज्यादातर लोग बात करना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं और उसको समझते भी हैं आसानी से। तो उस मैटर को कितना खिला पाएंगे। दूसरी बात यह है कि मधु कोड़ा नो डाउट भले ही झारखंड में उनका क्या इमेज हो, यहाँ चाईबासा में लोग उनको पसंद करते हैं। हर विधानसभा में उनके अपने फॉलोअर हैं, अपने उनके समर्थक हैं। और जहां तक रहा जोबा मांझी जी का बात, तो जोबा मांझी जी भले ही वो संथाल से आती हैं, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि 6 के 6 विधानसभा में उन्हीं के विधायक है, एक कांग्रेस और बाकी 5 जेएमएम। तो उनके लिए ये लोग फील्डिंग कर रहे हैं। जैसे दीपक बिरुआ हो समाज का एक बड़ा वोट बैंक चाईबासा से वो काटने में सक्षम भी है। और दीपक बिरुआ आप बताएं पूरे इस आज के भाषण के समारोह में
अगर आप कहें जो वो जो सभा लगी थी उसमें अगर स्टार प्रचारक के तौर पे कोई उभरा तो वो स्वयं दीपक बिरुवा ही थे। पांडे जी, दीपक बिरुवा को एक तरीके से प्रोजेक्ट भी उसी तरीके से किया गया कि ये हो समाज से आते हैं और पार्टी ने इनको सम्मान दिया, मंत्री बनाया, विधायक भी रहे, इस तरीके की एक प्रोजेक्शन दिखा आज के कार्यक्रम में। प्रोजेक्शन दिखा भी, और दूसरी बात ये जेएमएम का एक अच्छा मूव है, यूं कहे हेमंत सोरेन का अच्छा मूव है कि जब उनकी अरेस्टिंग हो गई तो उन्होंने तत्कालिक निर्णय लिया कि संथाल समाज से सीएम देंगे लेकिन वो कोल्हान का होगा, और हो समाज से एक मंत्री देंगे। तो उन दोनों को वो बैलेंस कर दिए और अब जिम्मेदारी दे दिया इन पे। अब जहां तक रहा कि इन तमाम जो विधायक है उनका क्या रुख होगा, कैसे कितना मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत बाद उनकी भी परीक्षा है। तो ये कहा जा रहा है, यहाँ पे चर्चा कर रहे कार्यकर्ता कि जो जेएमएम के विधायक अपने विधानसभा को लीड नहीं कराएंगे, पार्टी उनका टिकट नहीं देगी। चलिए, इस तरीके की चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल दोनों के दोनों मतलब बराबर हैं। बहुत शुक्रिया पांडे जी, और खूंटी में भी यही है। लेकिन पांडे जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप उस इलाके में लगातार घूम रहे हैं, जमशेदपुर चाईबासा के इलाके में, जमशेदपुर सीट से जेएमएम ने अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा क्यों नहीं की और कब तक हो जाएगी? जेएमएम सीट जो है वो कंफ्यूज है जमशेदपुर सीट को लेकर। समीर मोहंती को भी लड़ाने की चर्चा हो रही है, वहां से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कोई और पसंदीदा है, सुप्रियो भट्टाचार्य का भी नाम चल रहा है। तो आज एक और नया नाम आया, स्नेहा महतो का नाम सोशल मीडिया पर सुबह से ही चल रहा था, और ये वो उनकी बेटी है, सविता महतो की बेटी है। हाँ, उनकी बेटी है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस बार जेएमएम की पूरी स्ट्रेटेजी है कि वहां से सामान्य वर्ग का कोई उम्मीदवार खड़ा हो, और ताकि वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सके। तो ये संभवतः जो जेएमएम के सूत्र की माने तो कल घोषणा हो जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी बता रहे हैं कि जमशेदपुर सीट पर भी कल घोषणा हो जाएगी। संजय, जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि ये तो खूंटी की तरह ही वहां भी लड़ाई जो है बहुत टाइट है। तो इसका मतलब सचमुच में जो चर्चा थी कि जितनी भी रिजर्व सीटें हैं उन सीटों पर बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, या लड़ाई में दोनों पार्टियां दिख रही है, एकदम आमने सामने है। अब तो ऐसा सचमुच में प्रस्तुत मतलब दिखने लगा दो सीट पर तो फिलहाल नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। और ये आम जो चर्चा है वो ऐसे नहीं है, बाकायदा फीडबैक है लोगों का। आपको फोन करते हैं, आप कॉल कर रहे हैं, या फिर जिन जिन इलाकों में आप और हम घूम रहे हैं, पांडे जी घूम रहे हैं, और या फिर दूसरे जर्नलिस्ट जो दूसरे इलाके में घूम रहे हैं, उनसे बातचीत के बाद ये हम लोग कुछ तय करते हैं और उसके बाद ही बोलते हैं। आप देखिए लोहरदगा में भी देखिए वही हाल है। बिल्कुल, लोहरदगा में अगर चमरा लिंडा चुनाव नहीं लड़े तो वहां भी बहुत टफ स्थिति है। हालांकि उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है, ऐसी खबरें आई हैं। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तब तो फिर वो मामला चला जाएगा एक तरफा, बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी राह वहाँ पे। लेकिन आप देखिए कि 2019 के चुनाव में भी जो 2 सीटों पे कांग्रेस और जेएमएम को जो एक सीट मिला भी, तो वो सुरक्षित सीटें ही थी, चाईबासा की और राजमहल की। तो और इस बार कई सारी चीज़ें बदली हैं। आप हेमंत सोरेन जो है वो एक नेता के तौर पे उभर गए हैं, और आदिवासी समाज में खास करके एक मैसेज है कि उनके साथ गलत हुआ है। और आप देखिए कि जैसा कि पांडे जी खुद लाइव में जो बता रहे थे कि जेएमएम की ये कोशिश है कि ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की बात करें चाईबासा में, क्योंकि अगर ट्राइबल में अगर बिखराव की बात होगी, जैसा कि खूंटी में जो एक स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि पातर मुंडा वर्सेस मानकी मुंडा, इस तरीके की जो बातचीत चल पड़ी है, अब उसका फायदा नुकसान किसको होगा वो बात समय तय करेगा। लेकिन अगर हो वर्सेस संथाली चाईबासा में रहा, तब तो फिर वहां पे जेएमएम के लिए राहें मुश्किल हो जाएगी। लेकिन 2-3 तरीके के बातों को आधार बना करके पांडे जी जो बोल रहे हैं कि टफ हो गया है मुकाबला, वहां भी अगर बराबरी की वो बातचीत कर रहे हैं तब तो टफ ही है। जहां पे हो बहुल इलाका है, मधुकोड़ा, गीता कोड़ा, मतलब कोड़ा परिवार हुए भी, हाँ, कोड़ा परिवार के चुनाव लड़ते हुए अगर इस तरीके का सिचुएशन है कि अगर जेएमएम इस पोजीशन में भी है कि फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है,
तो ये मुश्किलें तो हैं बीजेपी के लिए और चिंतित करने वाली है और चिंता पैदा करने वाली है। तो बीजेपी के लोग भी सोच रहे होंगे, अभी तो नामांकन हुआ है, शुरुआत हुआ है, बहुत सारी चीजें बदलेंगी। तो बिल्कुल देखिए, आज तो बस नामांकन हुआ है और नामांकन के बाद जो कुछ भी तस्वीरें दिखी उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। हो सकता है कि कल के बाद बहुत कुछ समीकरण बदल जाए, कभी इधर कभी उधर, अभी बहुत ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि आज देखिए 23 अप्रैल है और 13 मई को चुनाव होना है। तो अभी बहुत लंबा समय है और इस लंबे समय में अभी बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार का अभियान भी शुरू होगा, क्योंकि बहुत से नेता अभी घूमना भी शुरू नहीं किए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में लड़ाई बहुत टाइट है। कुछ भी हो सकता है परिणाम, बस आप नज़र बनाए रखिए, फॉलोअप की खबरों को देखते रहिए, लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।